हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीरम मल्होत्रा क्लासेस। जिस नोटिफिकेशन का वेट एस्पिरेंट बहुत ज्यादा टाइम से कर रहे थे, वो नोटिफिकेशन अब आपके सामने है। सेबी ग्रेड ए की रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। एक कंसर्न है इस नोटिफिकेशन के ऊपर। ये नोटिफिकेशन अभी मेरे को सेबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं दिख रही है, बट ये टेलीग्राम पे इतनी ज्यादा शेयर हो चुकी है। साथ ही साथ बड़े सारे स्टूडेंट्स ने मेरे को ये नोटिफिकेशन व्हाट्सएप पे सेंड कर दी थी। एक बार नोटिफिकेशन को मैंने गो थ्रू करा तो देखने से सब ठीक लग रहा है, बट अगेन ये कंसर्न तो रहेगा ही कि ये वेबसाइट पर नोटिफिकेशन ना आके पहले टेलीग्राम पे कैसे शेयर हो गई है। अब हम आगे तो इस नोटिफिकेशन को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सेबी ने बोला है कि आपका जो रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है वो कल से स्टार्ट हो जाएगा। कल एप्लीकेशन ओपन हो जाएंगे 11th ऑफ जून को, जो कि ओपन रहेगी 30th ऑफ जून तक। जो आपको टाइम देगा वो भी ठीक है, ये भी पिछली बार के नोटिफिकेशन से मैच करता है। इतना ही टाइम देता है, 20 to 21 डेज। ठीक है, चलो। कह रहे जी आपका फेज 1 का एग्जामिनेशन जुलाई 27 को करा जाएगा, जो कि सैटरडे पड़ता है, और आपका मेंस का एग्जामिनेशन 31 ऑफ अगस्त को है। इस नोटिफिकेशन को आप पिछली नोटिफिकेशन से कंपेयर करें तो सारी बातें ऑलमोस्ट सेम है, बट एक कंसर्न वाली बात है, एक चेंज करा गया जिसको भी हम डिस्कस करते हैं। चलो, ये डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप सेबी के रिस्पेक्ट में प्रिपरेशन फर्स्ट टाइम करने वाले हैं, या फिर आपने पहले कभी प्रिपरेशन कर रखी है और बहुत बड़ा गैप आ गया, तो आपको आज के दिन से काफी टाइम देंगे प्रिपरेशन के लिए। आपका जो टारगेट है, जो जजमेंट डे है, वो 31 ऑफ अगस्त ही है। हम सभी को पता है, जो इस एग्जाम के लिए पहले से प्रिपेयर करते आ रहे हैं, या फिर जिन्होंने इस एग्जामिनेशन के बारे में रिव्यूज ले रखे हैं, जो फेज 1 का एग्जामिनेशन होता है वो कहीं ना कहीं इजियर साइड पे होता है। आपको जो प्रिपरेशन करनी है वो मेंस के एग्जामिनेशन के लिए करनी है। दोनों का जो सिलेबस है वो सेम ही है। तो आज से अगर बात करें तो आपको 2 मंथ्स एंड 20 डेज मिलते हैं 31 ऑफ अगस्त को, अगर आप ध्यान रख के प्रिपरेशन करें तो। ठीक है जी। फेज 1 के एग्जामिनेशन से आप थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कर सकते हैं, कुछ टॉपिक को आप छोड़ के जा सकते हैं, जिसके बारे में मैं आगे जाके डिटेल में वीडियो बना दूंगा। चलो, बात को आगे स्टार्ट करते हैं। 3 फेज में आपका एग्जामिनेशन होता है, वो तो सबको पता ही है। अच्छा, जनरल स्ट्रीम के अंदर 62 वैकेंसीज आई है। अनरिजर्व कैटेगरी की 34 वैकेंसीज है, ओबीसी की 14, एससी की 7, एसटी 1, ईडब्ल्यूएस 6। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें भी कोई चेंज नहीं है। अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री है या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा है, जो 2 साल का होता है किसी भी डिसिप्लिन के अंदर, तो आप एलिजिबल है। आपके पास बैचलर्स डिग्री है लॉ की या फिर इंजीनियरिंग की, तभी भी आप एलिजिबल है जनरल स्ट्रीम में अप्लाई करने के लिए। जनरल स्ट्रीम में आपको अप्लाई करने को अलाउ तो कर दिया है, बट यहाँ पे जो सिलेबस है वो कहीं ना कहीं कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के रिस्पेक्ट का है। अच्छा, इसके साथ साथ कोई कॉमर्स का ग्रेजुएट है, बीकॉम वगैरह कर रखे हैं, वो एलिजिबल नहीं है। आपको मास्टर्स डिग्री का रिक्वायरमेंट है। बैचलर सिर्फ लॉ वाले एंड इंजीनियरिंग वाले एलिजिबल है। साथ ही साथ अगर आप सीए हैं, आप सीएस है, या फिर आप कॉस्ट अकाउंटेंट है, या फिर आप चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट सीएफए है, तो आप भी एलिजिबल है इस एग्जामिनेशन को लिखने के लिए। इसके साथ साथ और भी वैकेंसी आई है, लीगल की भी है, आईटी की भी है, रिसर्च है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, इंजीनियरिंग है। हम स्पेशलाइज करते हैं जनरल स्ट्रीम की, तो उसी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। चलो, आगे देखते हैं। अगर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें दिखता है तो यहाँ पर आप 2 स्ट्रीम के अंदर एग्जामिनेशन लिख सकते हैं। तो जो समझ में आता है कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले अगर आईटी स्ट्रीम के है, तो आप दोनों एग्जामिनेशन को लिख सकते हैं। आईटी की भी अच्छी खासी वैकेंसी है। आईटी की वैकेंसी का नंबर भी 24 है, बहुत ही बढ़िया वैकेंसी का नंबर है। चलो, इसके बाद देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं। एज लिमिट की बात करेंगे। जब पिछली बार एक इन्फॉर्मेशन आया था नोटिफिकेशन के रिस्पेक्ट में, तो वहां पर आपको कट ऑफ डेट दे दी थी। मैंने आपको बोला था बीच में भी जब वीडियोस बनाई थी कि ये कट ऑफ डेट चेंज होने के चांसेस बहुत ही कम है। पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दी गई है कि आपकी जो एज चेक करी जाएगी, अगर आप 1 अप्रैल 1994 के बाद ऑन, या इसके बाद आप पैदा हुए तो आप एलिजिबल रहेंगे। ये इन्फॉर्मेशन पहले ही दे दी गई थी, ठीक है ना। तो काफी सारे स्टूडेंट जिनको लग रहा था उनका एलिजिबिलिटी निकल गया, तो आप निश्चिंत रहे, वो डेट को उन्होंने चेंज नहीं करा है। चलो, इसके बाद देखते हैं। जो पैटर्न है वो सेम है, कोई भी चेंजेस नहीं है। 3 स्टेज में आपका प्रोसेस है सिलेक्शन का। फेज 1 ऑफ एग्जामिनेशन होगा, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का है, 27 ऑफ जुलाई को। पेपर 1 होगा आपका क्यू आर एन जनरल अवेयरनेस का, 100 मार्क्स का आपका पेपर है। 60 मिनट्स का टाइम है, कोई भी चेंज नहीं है। कट ऑफ मार्क्स है 30। अगर आपका क्यू आर वीक है तो ये एग्जाम आपके लिए ही है। यहाँ पर आपको क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और जी में मिला के 30 मार्क्स लेकर आने आउट ऑफ 100। और कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। ऐसा नहीं है आपको कि क्वांट्स के अंदर 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर कुछ लेकर आना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। टोटल 30 मार्क्स अगर आपके आते हैं, अगर आप जीए के अंदर भी 25 मार्क्स ले आते हैं, तो अच्छा खासा आपका मतलब यहाँ पे प्रिपरेशन हो जाएगा। आप अगर एक सब्जेक्ट में वीक भी है तो उसको आप थोड़ा सा कम प्रिपेयर करके जा सकते हैं। यहाँ पर जो इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर क्वेश्चन आता है वो कंपेरेटिवली इजी लेवल के आता है, क्यूआरई बहुत ही इजी लेवल का आता है। चलो, इसमें पेपर 2 की बात करें तो यहाँ पर आता है कॉमर्स, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फाइनेंस, कॉस्टिंग, कंपनीज एंड इकोनॉमिक्स।
सेम है पिछली बार से, 100 मार्क्स का आपका एग्जामिनेशन है। यहाँ पर पिछली बार 50 क्वेश्चंस पूछे गए थे, 2 मार्क्स ईच के, वो लग रहा है इस बार भी रिटेन करा जाएगा। जो ड्यूरेशन है वो भी 40 मिनट्स रखा गया है फेज 1 के लिए। फेज 1 के लिए 40 मिनट्स का आपको ड्यूरेशन दिया गया, इजी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलो, यहाँ पर भी जो कट ऑफ है वो है 40%, आपको 40 मार्क्स लेकर आना है आउट ऑफ 100। इन दोनों का एग्रीगेट करा जाएगा, ये 200 मार्क्स हो गए। यहाँ पर आपके एग्रीगेट में 80 मार्क्स होने चाहिए, 80 और से ज्यादा मार्क्स होने चाहिए, तो आप सभी को फेज 1 के लिए मतलब शॉर्टलिस्ट, फेज 2 के लिए शॉर्टलिस्ट कर लेंगे, फेज 1 आपका क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है 1/4 मार्क्स। आपका अगर 2 मार्क का क्वेश्चन रहेगा तो 0.5 मार्क्स आपके नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ओके, चलो, यहाँ पर जो सारी बातें थी वो हमने डिस्कस कर लिया, आप सभी को शॉर्टलिस्ट कर लिया जाएगा, यही बातें यहाँ पे भी लिखी हुई हैं। फेज 2 की अगर एग्जामिनेशन की बात करें तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा चेंज है जनरल स्ट्रीम के अंदर। आपका एग्जामिनेशन 31 अगस्त को करा जाएगा, जो कि सैटरडे पड़ता है। आपका जो फेज 2 का एग्जामिनेशन है उसमें 2 पेपर है, एक इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव। यहाँ पे आपके 3 क्वेश्चन पूछते हैं, एक प्रेसी, एक एसे और एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। 60 मिनट्स का टाइम है, कोई भी फर्क नहीं। यहाँ पर भी एक कट ऑफ का आपका मार्क्स है, मिनिमम आपको 30 मार्क्स लेकर आने पड़ेंगे, बट यहाँ पर कट ऑफ का इतना रिलेवेंस नहीं है। आपको तभी शॉर्टलिस्ट करा जाएगा जब आपके ज्यादा मार्क्स आएंगे। यहाँ पे मेरिट टेस्ट प्रिपेयर करी जाएगी। अगर इंटरव्यू की बात करें तो 62 वैकेंसीज है, तो 186 स्टूडेंट्स को अप्रोक्सीमेटली शॉर्टलिस्ट करा जाएगा। तो जिनके ज्यादा मार्क्स आएंगे इस पेपर 1 पेपर 2 के अंदर, वही विस 186 की लिस्ट में उनका नाम आएगा। अच्छा, पेपर 2 की बात करें तो यहाँ पर भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही है, सेम सिलेबस है, सेम सब्जेक्ट्स है, कॉमर्स, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फाइनेंस, कॉस्टिंग, कंपनीज एक्ट एंड इकोनॉमिक्स। बट दिक्कत की बात आ गई है यहाँ पे, 100 मार्क्स तो यहाँ पे आपका एग्जामिनेशन है, बट यहाँ पर 40 मिनट की जगह 90 मिनट दे रखा है, जो कि एक कंसर्न वाली बात है। अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होने वाले हैं तो आपका एग्जामिनेशन 40 टू मतलब 40 मिनट्स इनफ है आपका एग्जामिनेशन निकालने के लिए, लिखने के लिए, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए। ये 90 मिनट्स का टाइम समझ में नहीं आ रहा कि 90 मिनट्स का टाइम क्यों करा गया है। क्या पता आपके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जो आपके पहले 50 क्वेश्चन आते थे, अब वो क्या पता बढ़ के 100 क्वेश्चन हो जाए, एक 1 मार्क ईच के, या फिर आपका जो लेवल है एमसीक्यूज का वो थोड़ा सा टफ हो जाए। नहीं तो और कोई सेंस नहीं बनता कि यहाँ पर 40 मिनट्स की टाइम की जगह टाइम को 90 मिनट्स क्यों करा गया। कोई सेंस नहीं बनता कि 90 मिनट्स क्यों करा गया, वही है। तो इसके अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुछ और भी चेंजेस हो सकते हैं। पहले 50 क्वेश्चंस आते थे 2 मार्क्स ईच के, क्या पता ये रिटेन करे, बट जो क्वेश्चन का लेवल है उसको बहुत ज्यादा बढ़ा दे कि आपको इस टाइम की रिक्वायरमेंट हो तभी आपको टाइम ज्यादा दे रहे हैं, या फिर यहाँ पर जो एमसीक्यू का नंबर है उसको बढ़ा दिया जाए, यहाँ पर 100 क्वेश्चन हो जाए 1 मार्क्स ईच के। इसके बारे में इंफॉर्मेशन और कुछ दे नहीं रखी कि कितने क्वेश्चन है, तो इसमें क्या पता चांसेस है कि चेंजेस हो जाए। ठीक है ना, चलो। और अगर बात करें, जो कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट करा जाएगा उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे भी रहेगी, कट ऑफ मार्क्स है, बट कट ऑफ मार्क्स के बारे में आपको नहीं समझना, आपको मेरिट में आना है। आपको 186 लोगों में आना है जिनको इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट करा जाएगा। उसके साथ साथ आपको सिर्फ 180 की लिस्ट में नहीं आना, 186 नंबर की लिस्ट में आपको ज्यादा मार्क्स स्कोर करना है। अगर आप ज्यादा मार्क्स स्कोर करेंगे तो आपके सिलेक्शन के चांस ज्यादा हो जाएंगे। इंटरव्यू की अगर बात करें तो यहाँ पर इतना कुछ वेरिएंस नहीं आता, इंटरव्यू 15 मार्क्स का ही है। जो आपका डिपेंडेंट है सिलेक्शन, वो फेज 2 का पेपर 2 ही है, यही आपका पेपर है जिसमें आपको ज्यादा मार्क्स लेकर आने। देखो, हर एक फेज, हर एक पार्ट, पेपर 1 भी एक रोल प्ले करेगा, इंटरव्यू भी एक रोल प्ले करेगा, बट अगर मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर की बात करूं तो वो फेज 2 का पेपर 2 ही है। चलो, ठीक है, बात को आगे बढ़ाएंगे, बात को आगे बढ़ाएंगे। और क्या इंपॉर्टेंट बात है, ये 3 टाइम्स वाली बात हमने कर ली, कट ऑफ वाली बात हमने कर ली। ठीक है, आपका जो इंटरव्यू है वो 15 मार्क्स का रहने वाला है। फेज 2 में आप जो भी मार्क्स लेकर आएंगे पेपर 1 और पेपर 2 में मिला के, पहले इनको 1/3 2/3 करा जाएगा। जितने भी मार्क्स आपके इंग्लिश में आएंगे उसको 1/3 कर देंगे, जितने भी मार्क्स आपके पेपर 2 में आएंगे उसको 2/3 कर दिया जाएगा, और इस पूरे को 85% से इंटू कर देंगे फाइनल मार्क्स निकालने के लिए, फाइनल कट ऑफ निकालने के लिए। उसके बाद ये 85% 85 मार्क्स के इक्विवेलेंट कर दिया। रेस्ट जो मार्क्स रहेंगे वो रहेंगे 15 मार्क्स आपके इंटरव्यू के। अब इसके अंदर भी एक क्राइटेरिया रखा गया है, बट वो जनरल स्ट्रीम वालों के लिए नहीं है। आपके पास अगर कुछ वर्कएक्स वगैरह है तो उसका 3.75 मार्क्स का कुछ वेटेज है, जो कि लीगल और इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम वालों के लिए है। तो जनरल स्ट्रीम वालों के लिए ये नहीं है, आपको 15 में से ही मार्क्स दिए जाएंगे, और कोई भी आपको कुछ एक्सपीरियंस के ऊपर कुछ ज्यादा मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है ना, कोई पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस के ऊपर आपको जज नहीं करा जाएगा, वो स्पेसिफिक लीगल एंड इंजीनियरिंग वालों के लिए, इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम वालों के लिए। ठीक है,
और कुछ बात करें पे के बारे में बात करेंगे तो मैं पहले ही सैलरी स्लिप लेके आ चुका हूँ हमारे प्रीवियस ईयर के स्टूडेंट्स की। तो मैं इस वीडियो के बाद उस वीडियो को अटैच कर दूंगा, आप वो देख सकते हैं कि सैलरी कितना है। लेटेस्ट मंथ का ही मैं सैलरी स्लिप लेकर आया था, ठीक है। और देखेंगे मैं आपको सिलेबस भी दिखा देता हूँ, सिलेबस में भी कोई चेंज नहीं करा गया, सिलेबस के अंदर भी कोई भी चेंज नहीं है। चलो कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी की बात करें, सेम है, अकाउंटिंग एज अ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम। यहाँ पर आपके जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इन्वेंटरी, रेवेन्यू रिकॉग्निशन, फिक्स्ड एसेट, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन एंड इन्वेस्टमेंट्स। तो यहाँ पर एक अब आपको पढ़ना चाहिए, अगर आप पढ़ रहे हैं तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी करने हैं एंड इंड एस भी करने हैं। प्रीवियस एग्जामिनेशन में इंड एस से क्वेश्चन आ चुके हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस, रेशियो काफी इंपॉर्टेंट है। ये एक साथ में आपको पढ़ना है। शेयर कैपिटल ट्रांजेक्शन, बोनस राइट, ईसॉप्स, बायबैक, और लास्ट का जो पार्ट है प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ कंपनी फाइनल अकाउंट, इसमें आपको शेड्यूल 3 पढ़ना है डिटेल में जाके, ठीक है। मैनेजमेंट की बात करेंगे तो सेम है, मैनेजमेंट का जो बेसिक एक चैप्टर है मैनेजमेंट, उसका नेचर, स्कोप, फिर लीडरशिप, मोटिवेशन, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन, पहले के सारे टॉपिक्स हैं, कुछ नया नहीं है। फाइनेंस की बात करें तो फाइनेंस के अंदर सिलेबस तो आपको दे रखा है, बट फाइनेंस के अंदर जो जनरली क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो फाइनेंशियल अवेयरनेस से पूछे जाते हैं। तो ये आपको सिलेबस ये वाला पार्ट तो करना ही है कि रेगुलेटरी बॉडी का क्या रोल है, यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का आता है। प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट से क्वेश्चन पक्का आता है, डेरिवेटिव से एक क्वेश्चन पक्का आता है। फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करें तो यहाँ पर आपके जो फाइनेंशियल स्कीम्स हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, वहां से एक क्वेश्चन पक्का आता है। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स से एक क्वेश्चन पक्का आता है। यहाँ पर भी जनरली जो पिछले एक साल के अंदर चेंजेस वगैरह आए हैं वहां से क्वेश्चन आता है। कभी कभी बहुत डिटेल में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। उसके अलावा रैंडमली कोई 2 या 3 क्वेश्चन आ जाएंगे पूरे के पूरे सिलेबस में से। फाइनेंस के अंदर ही आपको सब्जेक्ट तो पूरा पढ़ना ही है, इसके साथ साथ आपको फाइनेंशियल अवेयरनेस बहुत अच्छे से करना है, चाहे वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का अवेयरनेस हो या फिर वो सेबी का खुद का सर्कुलर नोटिफिकेशन हो, ओके। साथ में फाइनेंशियल अवेयरनेस की स्कीम जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ज्यादा चलाती है, ओके। कॉस्टिंग की बात करें, रिलेटिवली सबसे इजी सब्जेक्ट की मैं बात करूं तो वो यही है, बट इसके अंदर आपको कम टाइम के अंदर आपको अच्छी खासी नॉलेज गेन करनी पड़ेगी। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन ट्रिकी हो सकते हैं, बट अगेन ये थोड़ा सा कंसाइज में, थोड़ा सा सिलेबस कम है, तो आप इसमें टाइम अगर ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो वो जो डिफिकल्ट पार्ट है वो आप इजीली कवर कर लेंगे, ठीक है। कुछ भी चेंज नहीं करा हुआ। अगर एक स्पेसिफिक टॉपिक को उठाना जो इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पे मार्जिनल कॉस्टिंग काफी इंपॉर्टेंट है, पीवी रेशियो से क्वेश्चन आते ही आते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से भी इजी लेवल का एक आधा क्वेश्चन आ जाता है। साथ ही साथ लीन सिस्टम की बात करें, लीन सिस्टम एंड इनोवेशन, एक पेपर ऐसा हुआ था जिसमें 3 क्वेश्चन पूछे गए थे एग्जामिनेशन में। तो लीन सिस्टम थोड़ा सा ट्रिकी मैं इसलिए बोलूंगा क्योंकि यहाँ पर सिर्फ बुकिश लैंग्वेज के ऊपर क्वेश्चन नहीं आ रहे, यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में जाके कि प्रैक्टिकल जो आपका ऑफिस वाला कल्चर है वहां पे भी इनको अप्लाई करा जाता है लीन सिस्टम को, तो वहां से कुछ डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो लीन सिस्टम थोड़ा सा ट्रिकी है, यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में अगर पढ़ेंगे तो बढ़िया है। मैंने भी अपने लेक्चर्स की अगर बात करूं तो पूरा का पूरा लीन सिस्टम 2-2.5 घंटे में कवर करा दिया था, जिसको अभी एक्सपैंड करेंगे, हर एक टॉपिक को अलग से टाइम दिया जाएगा। चलो कॉस्टिंग की अगर बात करें तो सिर्फ यही टॉपिक है जिसको मेरे को एक्सपैंड करना, बाकी सब कंप्लीट हो चुका है विद एमसीक्यूज। एमसीक्यूज भी बात करें तो अराउंड अप्रोक्सीमेटली आपको 5 से 6 हजार एमसीक्यूज प्रोवाइड करे जाएंगे हमारे कोर्स के अंदर, ठीक है। कंपनीज एक्ट एक कंपेरेटिवली इजी चैप्टर है, इजी सब्जेक्ट है। अगर आपको सेक्शंस अच्छे से याद हो जाते हैं, रट्टा पावर आपका अच्छा है, तो आप इस सब्जेक्ट को बहुत इजीली निकाल सकते हैं। सिर्फ एक ही सब्जेक्ट है जिसको आप एमसीक्यूज के थ्रू अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, बट मेरा रिकमेंडेशन यही है कि आप पूरे के पूरे लेक्चर्स को देखें फिर एमसीक्यूज को रट्टा लगाएं। सिर्फ एक सब्जेक्ट है जिसमें अगर आप ढेर सारे एमसीक्यू कर ले तो आपको मेन टेक्स्ट पढ़ने की जरूरत कहीं ना कहीं नहीं है। अभी तक जितने भी इसके एग्जामिनेशन हुए, जितने भी एग्जामिनेशन में कंपनी सेक्टर क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वो हर एक इंस्टीट्यूट का जो उनका एमसीक्यू का बैंक बना हुआ है वहां से क्वेश्चन डायरेक्टली हिट हुआ है, क्योंकि इसके अंदर ज्यादा कुछ है नहीं। जो क्वेश्चन बनते हैं कहीं ना कहीं डेज के ऊपर क्वेश्चन बन गए, पेनल्टीज के ऊपर क्वेश्चन बन गए, तो वो सारे के सारे अपने एमसीक्यू में कवर कर ही लेते हैं। इसके बाद आता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के अंदर भी कोई भी चेंज नहीं आया, अभी हमारे एप्लीकेशन पे इकोनॉमिक्स के ही लेक्चर चल रहे हैं, डाउट सेशन वगैरह चल रहे हैं। डिमांड सप्लाई, मार्केट स्ट्रक्चर, नेशनल इनकम, आईएसएलएम, सारा का सारा टॉपिक सेम है, कुछ भी अलग नहीं है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की अगर बात करें तो ये कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स का टॉपिक नहीं, हम फाइनेंस में इसको कवर कराएंगे। रेगुलेटरी बॉडी के अंदर जैसे वर्किंग वगैरह होती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अलग अलग टाइप के बैंक्स बना रखे हैं, उसके अंदर एक एनबीएफसी है, एनबीएफसी की भी अलग अलग टाइप है, उसके अलग अलग रेगुलेशंस हैं, तो वो सारा ऑलरेडी कवर करा जा चुका है, ठीक है। अगर आपको इसके अंदर कोई भी डाउट आता है तो मेरे एप्लीकेशन पे जाके सी रमन लूथरा क्लासेस या फिर मेरी वेबसाइट cramanluthra classes.com पे जाके आप डाउट्स वगैरह पूछ सकते हैं।
इसके बारे में मैं और भी वीडियोस बनाऊंगा, जो भी इन्फॉर्मेशन मेरे को मिलेगी मैं आपके लिए वो इन्फॉर्मेशन लेकर आता रहूंगा। आपको सब्जेक्ट पे, पैटर्न पे, एग्जाम कैसे होता है, कुछ भी डाउट है तो मेरे एप्लीकेशन पे चैट सेक्शन में अपनी क्वेरी को डाल दें। चलो इस सेशन को हम यहीं पे रोकते हैं। ओके टाटा, बाय बाय।